नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की सीरीज़ में उड़ान आईएएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ जो वन डे वन शॉट वीडियो है, उसमें से 3 वीडियो अभी तक आपने देखी होगी। यह उस सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें बात करने वाले हैं 2025 में छत्तीसगढ़ में क्या क्या बना है। मैंने इसे नाम दिया है प्रोजेक्ट 2025 इन छत्तीसगढ़। प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपने सुना होगा, इस साल के जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहे कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा बना है, जिसका उद्घाटन और राज्योत्सव के समय पे प्रधानमंत्री जी ने किया था। ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्था बनी है। ऐसे करते करते बहुत सारी संस्थाएं जो बनी हैं, जैसे कि आपको टनल के बारे में पता होगा कि छत्तीसगढ़ में टनल्स बना हुआ है। फर्स्ट साइंस सेंटर बना है, फॉरेस्ट साइंस सेंटर बना है, नया विधानसभा बना है, नया एसईजेड एआईएसईजेड बनने वाला है नया रायपुर में। ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रकार के रेलवे परियोजनाएं जो 2025 में स्वीकृत हुई है छत्तीसगढ़ को, इसके अलावा और कुछ भी चीज़ें जैसे कि जनजातीय म्यूजियम बना है, ट्राइबल म्यूजियम, जो कि पहला जो डिजिटल म्यूजियम है पूरे देश भर का। ऐसे सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक के साथ कि महतारी सदन। यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछले साल के बजट से शुरुआत हुई थी। महतारी सदन, महिलाओं के लिए एक सामुदायिक भवन की स्थापना। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो महतारी सदन है वह प्राथमिक चरण में, मतलब कि 2024-25 में कुल कितने, तो कुल 205 महतारी सदन बनाने की घोषणा हुई थी। और 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए कुल 166 महतारी सदन बनाने की बात हुई है। 2000 पिछले साल का प्रोजेक्ट है, 2024-25। 2024-25 में बोला गया था कि 205 महतारी सदन बनाए जाएंगे, और इस साल 2025-26 के बजट में जो इसकी स्वीकृति है वह कितनी है, 166। तो दो डेटा याद रखने हैं, 205 और 166। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो कुछ रिसेंट एग्जाम के पेपर जो मैंने देखे हैं, उसमें इस टाइप की कुछ चीज़ें पूछी जा रही है कि पहले चरण में क्या था, कितना था, दूसरे चरण में क्या हुआ, इस टाइप का। तो चरण हिसाब से भी उसको याद रखेंगे, 205 और 166। अब फिर कुछ और डेटा की बात करें तो अभी तक कुल जो है 366 महतारी सदन की स्वीकृति हो गई है, और जिसमें से 50 से अधिक का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। प्रति महतारी सदन बनाने पर सरकार कितना खर्चा कर रही है, 30 लाख रुपए तक का खर्चा कर रही है। विशेष क्या है, तो 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की जो योजना सरकार के द्वारा रखी गई है। एक सामुदायिक भवन होगा जहां पर एक कमरा होगा, रसोई होगा, निवास स्थान होगा, और कुछ उनको रोजगार की सुविधाएं यहां पर दी जाएगी। महतारी सदन योजना, ध्यान रखना है कि बजट 2024-25 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा 2025 में। छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे देश भर का डिजिटल संग्रहालय, पहला पहला डिजिटल संग्रहालय इसे बोला जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, यह इसका पूरा नाम है। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान पर इसे रखा गया है। और साथ में बोला जा रहा है जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ध्यान दीजिएगा कि यह जो संग्रहालय है उसकी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने पहले ही की कर रखी हुई थी, लेकिन बाद में उसी संग्रहालय में एक डिजिटल सेंटर बनाया गया है। उस डिजिटल संग्रहालय का जो लोकार्पण है वो 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, अर्थात छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के समय पर जब वो वहाँ आए थे तो उसका लोकार्पण किया है, किसका, डिजिटल संग्रहालय का। और इसे पूरे भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया जा रहा है। लागत की बात करें तो 50 करोड़ की लागत से यह बना है। क्या खास है डिजिटल संग्रहालय में, तो भारत का पूर्णतः डिजिटल, और साथ में याद रखना है कि जनजाति भी, जनजाति संग्रहालय है, मतलब जनजाति से संबंधित कला, संस्कृति, कहानियां इनमें दिखाई गई है। स्पेशली क्या है, तो 14 जनजाति विद्रोह और 2 सत्याग्रह, 14 नहीं होगा यहाँ पर, 12 होंगे, 12 जनजाति विद्रोह और 2 सत्याग्रह की कहानियाँ, मतलब कि टोटल 14 कहानियों को डिजिटली वीएफएक्स के माध्यम से या फिर डिजिटल माध्यम से दिखाने का प्रयास, उनकी कहानियाँ बताई गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ जो है जनजाति विद्रोह हैं, कुछ सत्याग्रह हैं। इस प्रकार से वीएफएक्स है, डिस्प्ले है, इंटरेक्टिव स्क्रीन है, डिजिटल प्रोजेक्ट है, वी आर
और 3D टेक्निक से इसका उपयोग किया गया है। QR कोड आधारित स्टोरी टेलिंग है, मतलब आप QR कोड स्कैन करेंगे और वहाँ से फिर कुछ चलचित्र निकलेंगे जो आपको उस जमाने की स्टोरी या कहानियाँ बताएंगे। सरगुजा के कलाकारों द्वारा लकड़ी की नक्काशी की गई है यहाँ पर, और भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे नायकों की मूर्तियां भी इसमें स्थापित की गई है। इसके बात करें कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या प्रदर्शनी लगाई गई है, तो छत्तीसगढ़ के इस इतिहास में भी जो जिन विद्रोहों को आप पढ़ते हैं उन्हीं सारे विद्रोह हैं, जैसे कि परलकट विद्रोह 1824 से लेकर 1825, तारापुर विद्रोह 1842 से 1854, मेरिया विद्रोह 1842 से 1863, इनके बारे में है। कोई विद्रोह 1859, लिंगागिरी विद्रोह 1856, सोना खान का विद्रोह 1857, इन सभी के बारे में जो प्रदर्शनी लगाई गई है। रानी चुइरिस का आंदोलन 1878, भूमकाल विद्रोह 1910, सरगुजा विद्रोह 1792, हल्बा विद्रोह 1774, पहला जनजाति विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795। इस प्रकार से अलग अलग जनजाति विद्रोहों की बात यहाँ पर जो है कहानियाँ प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर आप उनके पूरे डिटेलिंग देख सकते हैं कि पूरा जो डिटेल है कि वह किसके द्वारा हुआ था। भूमकाल विद्रोह में वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों की वन नीति और कर वसूली बेगारी के खिलाफ संगठित विद्रोह किया। लाला कालिन सिंह के राजनीतिक मार्गदर्शन थे 1910 में भूमकाल विद्रोह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वतंत्र लड़ाई जो है मानी जाती है। तो यहाँ पर उनके जो कुछ सेना नायक थे उनके बारे में बात की गई है, जैसे कि वीर गुंडाधुर के बारे में भूमकाल विद्रोह पर, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास में आने वाले कुछ जनजाति विद्रोह, कुछ जनजाति विद्रोह, कुछ सत्याग्रह और कुछ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि प्रदेश में पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ पर खुला है, तो आसना बस्तर में खोला जा रहा है प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र। वन विज्ञान केंद्र जो है वह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरे भारत भर में 6 जगहों पर ओपन किए जा रहे हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसी 6 राज्यों में से जो छत्तीसगढ़ में वन विज्ञान केंद्र खुलने वाला है वह वन विज्ञान केंद्र कहाँ पे खुलेगा, आसना बस्तर में। तो याद रखेंगे वन विज्ञान केंद्र कहाँ पर खुलेगा, आसना बस्तर में खुलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे। ग्रामीण गार्बेज कैफे मतलब पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट कि आप प्लास्टिक कलेक्ट करके लेकर जाएंगे और उसके बदले में आपको कुछ खाना मिलेगा। यह खोला गया है रोपाखार में खोला गया है, मैन पार्ट में, सरगुजा में। 1 किलो प्लास्टिक कचरा देने पर आपको नाश्ता मिलेगा और 2 किलो प्लास्टिक कचरा देने पर आपको भोजन मिलेगा। इस प्रकार को पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए इस प्रकार से कुछ पहल कहाँ से शुरुआत हुई है, मैनपाट से शुरुआत हुई है। मैनपाट दोनों ही डायरेक्शन पे हमेशा से ही आगे रहा है, एक स्वच्छता के डायरेक्शन पे और एक जैव विविधता के संरक्षण के डायरेक्शन में। भारत का पहला गार्बेज कैफे ये उन्होंने पहले ही खोल के रखा हुआ था अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा 2019 में। यहाँ पर क्या है, ये ग्रामीण है, मतलब जो पहले खुला था 2019 में वो अंबिकापुर में नगरीय निकाय में खुला था। अभी जो खुला हुआ है वो रोपाखार में खुला हुआ है, कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो दोनों ही जगहों पे, एक तो उन्होंने नगरीय निकाय के क्षेत्र में ग्रामीण गार्बेज, नगरीय निकाय में भी गार्बेज कैफे खोल लिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी गार्बेज कैफे उन्होंने खोल लिया। 2 जगह के नाम याद रखने हैं, एक नगर निगम वाले में अंबिकापुर का नाम और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र वाले के लिए रोपाखार का नाम आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ नए विधानसभा भवन इस साल का फिर से एक महत्वपूर्ण हाईलाइटेड टॉपिक, छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा जो कि बन चुकी है और उसका उद्घाटन भी जो है हो चुका है। तो इस छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा को बनाने में सरकार को कितनी लागत लगी, तो 324 करोड़। ठीक है, 324 करोड़ में इस नए विधानसभा को बनाया गया है। कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 51 एकड़ में यह परिसर जो है फैला हुआ है। मुख्य सभागार की क्षमता जो है 200 सीटें हैं, अर्थात हमारे यहाँ अभी विधानसभा सीट की संख्या 90 है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीटों की संख्या
जो है कितनी बनाई गई है, 200 सीटों की क्षमता बनाई गई है, जिसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। स्पेशल क्या है, तो पेपरलेस असेंबली है, पेपर का कम उपयोग होगा, सभी चीजें डिजिटली ऑपरेट होगी, विधेयकों को भी डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया जाएगा, आधुनिक तकनीक से लैस है, पर्यावरण अनुकूल है। और पर्यावरण अनुकूल कैसे है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग है, बिल्डिंग को चलाने में जितनी बिजली लगेगी वह सभी बिजली कहाँ से लाई जाएगी, सौर ऊर्जा से लाई जाएगी। तो 2 डेटा यहाँ पर याद रखने हैं, 3 डेटा। एक कितनी लागत से बना है, तो 324 करोड़ के लागत से बना है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 51 एकड़ में फैला हुआ है। और कितनी सीटों की क्षमता है, तो 200 सीटों की क्षमता जो है नए विधानसभा में रखी गई है। नेक्स्ट, कितने भागों में बांटा गया है, तो पूरे विधानसभा को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी करके। ब्लॉक नंबर ए में जो है वो सचिवालय है, विधानसभा का सचिवालय है, याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि ब्लॉक नंबर ए में जो है विधानसभा का सचिवालय रखा गया है, विधानसभा का सचिवालय ब्लॉक नंबर ए में। फिर ब्लॉक नंबर बी में जो है मुख्य सदन है, जहां पर कार्यवाही चलती है विधानसभा की, वह मुख्य भवन है जो है ब्लॉक नंबर बी में है। और जो ब्लॉक नंबर सी है वो मंत्री और विधायक के कक्ष हैं, मतलब रेस्ट हाउस समझ सकते हैं, या फिर ऑफिस वगैरह बनाए गए, साथ में रेलवे रिजर्वेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक एरिया, ऐसे कुछ कुछ एरियाज जो हैं बनाए गए हैं। तो ब्लॉक नंबर ए जो है सचिवालय होगा, ब्लॉक नंबर बी जो है मुख्य सभा भवन होगा, और ब्लॉक नंबर सी जो है क्या होगा, मुख्य रूप से विधायकों और मंत्रियों के कक्ष होंगे। और नए विधानसभा में और भी क्या खास बात रही, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है मूर्ति स्थापित की गई है नए विधानसभा में। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का लोकार्पण श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 नवंबर 2025 को। यह विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र भी होगा, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट, नया रायपुर में बनेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मतलब फिर से कुछ नया बन रहा है, फिर से जगह जो है वो क्या ही है, नया रायपुर। आपका जो लोकेशन रहा है इस बार के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम का, आप देख पाएंगे कि वो नया रायपुर पे ही कॉन्सेंट्रेट रहा है हमेशा से ही। अब इस साल भी फिर कुछ नया जो कुछ बन रहा है, उनमें ज़्यादातर जगहें आपको नए रायपुर में ही दिखाई देगी। नए रायपुर में बनेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर। संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग से है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 3 एकड़ में फैला हुआ है। प्रोटोटाइपिंग क्षेत्र में बेंगलुरु, पुणे और नोएडा पर निर्भरता घटेगी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। लागत याद रखेंगे, 108.42 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। उत्पाद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच होगी। यह प्रोजेक्ट EMC 2.0 के तहत बनाया जा रहा है। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर का नाम याद रखेंगे कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है कहाँ पर बन रहा है, नया रायपुर में बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फिर से कहाँ पर, तो फिर से नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT जो बनाया जा रहा है। भारत में फैशन डिजाइनिंग, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक है। 1986 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित इस संस्थान के वर्तमान देश भर में कितने हैं, तो 17 NIFT जो है अभी तक पूरे देश भर में बनाए जा चुके हैं। किसके तहत, कपड़ा मंत्रालय के तहत। कब से शुरू हुआ, 1986 से। अब यह जो परिसर है जो नया रायपुर में बनने वाला है, यह पूरे भारत का कौन से नंबर का, 18वें नंबर का जो कैंपस है। यह संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रम जो है प्रदान करने वाला है। मतलब कुल मिला के फैशन डिजाइन और टेक्नोलॉजी में एक कॉलेज है जो कि कहाँ पर बनने वाला है, रायपुर में। नया रायपुर अटल नगर में बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसे NIFT कहा जाता है। कितने करोड़ की लागत है, बजट का ध्यान देंगे। बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस पे एग्जाम्स में जो है लगातार बजट पूछे जा रहे हैं कि कौन से वाले प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए का राशि का प्रावधान किया गया है। तो NIFT को बनाने के लिए कितने रुपए, 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा NIFT। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की पहली और अनूठी धूपगढ़ी। धूपगढ़ी जो है कहाँ पर बनाई गई है, तो रामाराम, सुकमा जिले में, छत्तीसगढ़ में है। सुकमा जिले के रामाराम स्थित रॉक गार्डन
इसे भी याद रखेंगे, यह भी कुछ साल पहले ही बना है। रॉक गार्डन कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन जो है वो सुकमा में बना था। अब उसी रॉक गार्डन में जो है क्या बनाया गया है, धूप घड़ी बनाया गया है। यह घड़ी सूर्य की किरणों और पत्थरों पर जड़ने वाली छाया के आधार पर सटीक समय बताती है। यह स्थल रॉक गार्डन के साथ साथ चिटमिटिन मंदिर और राम वनगमन पथ के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये रामाराम सुकमा की बात कर रहे हैं कि रामाराम सुकमा जो है इसके अलावा, रॉक गार्डन के अलावा और किस लिए जाना जाता है, तो राम वनगमन पथ के लिए भी जानते हैं, और एक मंदिर है वहां पर चिटमिटिन देवी का मंदिर, इसलिए भी हम रामाराम सुकमा को जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है कहाँ पर बनाया गया है, तो भिलाई दुर्ग में स्थित मरोदा डैम, मरोदा जलाशय में जो है इसे बनाया गया है। किसकी के सहयोग से, तो भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इसे बनाया गया है। उद्घाटन जो है हो चुका है सितंबर 2025 में। 15 मेगावाट की क्षमता, इसे याद रखना है कि मरोदा डैम जो छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वह कितनी है, 15 मेगावाट। यह प्लांट जो है सेल और एनटीपीसी की जो संयुक्त उपक्रम है एनएसपीसीएल, उसके द्वारा क्या की गई है, शुरुआत की गई है। 80 एकड़ में फैला हुआ है। कौन सा, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। कितनी उत्पादन क्षमता, 15 मेगावाट की उत्पादन क्षमता। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो फिर से कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और 6 नगरीय निकायों के मध्य से 6 संयंत्रों को प्रतिदिन लगभग 10 मीट्रिक टन उत्पादन का प्रयास रखा गया है। ठोस नगरीय अपशिष्ट कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है, अर्थात हर वह सड़ी गली पदार्थ सामग्री जिसे हम बायोमास कहते हैं, उसी बायोमास से क्या बनाया जाएगा, बायोगैस। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और 6 नगरीय निकायों के माध्यम से 6 जगहों पर यह कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। कुशार टेढ़ा बांध चर्चे में रहा है इस साल कि कुशार टेढ़ा बांध कहाँ है, तो जगह का नाम याद रखेंगे, कोंडागांव। क्यों चर्चे में है, तो पेयजल आपूर्ति के लिए भारत सरकार की एक मिशन है। इस मिशन का नाम क्या है, अमृत मिशन। अब उसी अमृत मिशन का सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है। तो उस अमृत मिशन के लिए कोंडागांव क्षेत्र में, कोंडागांव नगर पालिका में जल प्रदाय योजना और पेयजल की आपूर्ति के लिए इस बांध से पानी लाकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है शुद्ध करके हर घर नल के द्वारा उसे पहुंचाने का प्रयास जो है किया जाएगा। तो कुसार टेढ़ा परियोजना या फिर कुसार टेढ़ा बांध कहाँ पर स्थित है, कोंडागांव में स्थित है। फिर नेक्स्ट है सीकासार कोडार परियोजना। अब ये जो सीकासार कोडार परियोजना जो है वह नदी जोड़ो परियोजना का ही एक भाग है। अब इस नदी जोड़ो परियोजना में से 2 अलग अलग बांध, सीकासार बांध और कोडार बांध, दोनों को क्या है, जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, तो सीकासार बांध को कोडार बांध से जोड़ने का प्रयास, ताकि अतिरिक्त जल का उपयोग किसमें किया जा सके, सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जा सके, अर्थात एग्रीकल्चर एरियाज के लिए इसका यूटिलाइजेशन होगा। लगभग 2600 करोड़ इसकी लागत, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि दोनों के लोकेशन जो है वो थोड़े से दूर हैं और वहाँ से 2 अलग अलग बांधों को जोड़ने के लिए कितना रुपए खर्चा किया जाएगा, 2600 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। लेकिन उससे बेनिफिट क्या होगा, तो 25,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई सुविधा जो है प्राप्त होगी। किससे, कुसार टेढ़ा कुडार परियोजना से। लाभ क्या है, जल प्रबंधन में सुधार, कोडार बांध की भंडारण क्षमता बढ़ेगी, जिससे किसानों को पर्याप्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 2 चीजें याद रखनी है, परियोजना कितने लागत की, 2600 करोड़ की लागत की, और कितने क्षेत्रफल लाभान्वित होंगे, तो 25,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता जो है क्या होगी, विकसित की जाएगी। 25,000 हेक्टेयर पर सिंचाई क्षमता विकसित होगी। नेक्स्ट टॉपिक, बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना। इस पर तो ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा ये काम रुक ही गया है। हर साल करेंट अफेयर में चर्चा का विषय बनता है, लेकिन फाइनली कुछ हो नहीं पा रहा है बोधघाट परियोजना के बारे में। दंतेवाड़ा में बीजापुर और सुकमा जिले के 269 गांव लाभान्वित होंगे। हर बार एक नया डेटा इसमें से देखने को मिलता है, जैसे कि बिजली उत्पादन क्षमता। पहले बोला जा रहा था कि जो बोधघाट परियोजना होगी, जो कि बारसूर के निकट दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर बनने वाली है, उसकी सिंचाई क्षमता, उत्पादन क्षमता पहले 300 बताई जा रही थी, अब नए आंकड़ों के हिसाब से उसकी जो उत्पादन क्षमता है जो है 125 मेगावाट बताई जा रही है।
फिर से वापस से बात करें कि इसकी सिंचाई क्षमता कितनी होगी, तो यह डेटा भी आपको हर जगह पर बहुत अलग अलग ही देखने को मिलेंगे। बस अभी के लिए फाइनली इस डेटा को मान के चलिएगा कि इसकी सिंचाई क्षमता कितनी होने वाली है, 3,78,000, 3,78 लाख हेक्टेयर जो है इसकी सिंचाई क्षमता होने वाली है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना के रूप में आप पढ़ते होंगे हसदेव बांगो परियोजना, जिसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, 4.20 लाख हेक्टेयर उसकी सिंचाई क्षमता है, किसकी, हसदेव बांगो की। तो हसदेव बांगो के बाद जब यह पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हसदेव बांगो के बाद यह सेकंड नंबर पर सिंचाई क्षमता सेकंड नंबर पर आ जाएगी इसकी। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, बोधघाट परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है 3.78 लाख हेक्टेयर है और उसकी बिजली उत्पादन क्षमता जो है वह कितनी है, 125 मेगावाट है। स्थान जो है बारसूर के निकट दंतेवाड़ा में, बारसूर दंतेवाड़ा में यह प्रस्तावित है। बहुत काफ़ी लंबे समय से प्रस्तावित है, काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। इंद्रावती और महानदी इंटरलिंक परियोजना के द्वारा इंद्रावती नदी के करीब 100 टीएमसी जल महानदी कछार में स्थानांतरित करने की योजना है। फिर से एक नदी जोड़ी योजना, ठीक है। इंटरलिंकिंग परियोजना में आप पहले से ही 5 परियोजना छत्तीसगढ़ में पढ़ते होंगे कि छत्तीसगढ़ में नदी जोड़ो परियोजना की संख्या 5, उसके अलावा 2 और जोड़ लीजिए। एक यह है सीकासार कोडार परियोजना और दूसरी परियोजना यह है इंद्रावती से महानदी, इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना। ये 2 और नई परियोजना जो है जोड़ी गई है नदी जोड़ी परियोजना में, उसे याद रखेंगे। एक सीकासार और कोडार बांध परियोजना और दूसरा इंद्रावती महानदी इंटरलिंक परियोजना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, छत्तीसगढ़ को रेल की सौगात। बहुत सालों से केंद्र सरकार पर यह एलिगेशन लगते थे कि केंद्र सरकार जो है छत्तीसगढ़ पर ध्यान नहीं देती है, सारा कोयला छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है, बहुत सारे लौह अयस्क छत्तीसगढ़ से निकाले जाते हैं, बेचे जाते हैं, उससे छत्तीसगढ़ भारत सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी उसके छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार को जितना ज़्यादा खनिज राजस्व मिलता है, सरकार उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी सुविधाएं या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन 2025 में इस डायरेक्शन पे कुछ अच्छी चीज़ें हुई है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास धीरे धीरे चल रहा है। उसमें से कुछ 4-5 प्रोजेक्ट तो सिर्फ 2025 में ही लॉन्च किए गए हैं, सैंक्शन हुए हैं और उस पर काम शुरू हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा 2025-26 के बजट में, केंद्र सरकार के द्वारा 25-26 के बजट में कुल 6,925 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पहले तो यह डेटा याद रखेंगे कि साल भर में केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के रेलवे डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा 6,925 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार की मदद से छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे विकास की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, ठीक है, प्रगति पर है। राज्य को 2 नई वंदे भारत ट्रेन, ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन कितनी है, 2 है। पहला कौन सा है, रायपुर से विशाखापट्टनम और दूसरा कौन सा है, रायपुर से नागपुर। वंदे भारत ट्रेन 2 रायपुर से विशाखापट्टनम और रायपुर से नागपुर 2 वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू की गई है। यहाँ पर कुछ डेटा कि पिछले 10 वर्षों की बजट में, रेलवे बजट में जो है 10-22 गुना की वृद्धि हुई है और 2025-26 में छत्तीसगढ़ को 6,925 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। 47,447 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम अभी चल रहा है। और कुछ बात करें तो छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क, छत्तीसगढ़ में यह तो हमने देख लिया कि 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, रायपुर विशाखापट्टनम और रायपुर से नागपुर, यह 2 ट्रेनें चल रही है। 2030 तक 2200 किलोमीटर रूट का रेलवे नेटवर्क, नया रेलवे नेटवर्क 2030 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 32 अमृत स्टेशन योजनाओं में जो है छत्तीसगढ़ के जगहों को शामिल किया जा रहा है। अधिक बेहतर कनेक्टिविटी, प्रदेश में व्यापार और उद्योग के पर्यटन को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ रेलवे के क्षेत्र में बढ़ता छत्तीसगढ़, रायपुर देश के टॉप 48 शहरों में शामिल हुआ है। रायपुर का रेलवे स्टेशन देश के टॉप 48 जगहों में रायपुर रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया।
अमृत भारत स्टेशन योजना मतलब स्टेशन के नवीनीकरण करने के लिए उनके रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, अमृत भारत स्टेशन योजना। अब इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के 32 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का टारगेट रखा गया है। टोटल कितनी परियोजनाएं, 32 परियोजनाएं 32 स्टेशनों को किसके तहत शामिल किया जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया जाएगा। अब इस 32 में से 5 जो रेलवे स्टेशन हैं उसके उद्घाटन हो चुके हैं, उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से पहला है अंबिकापुर, दूसरा है उरकुरा, तीसरा कौन सा है भिलाई, चौथा कौन सा है भानु प्रतापपुर और पांचवा कौन सा है डोंगरगढ़। इन सभी स्टेशनों का लोकार्पण हो चुका है किसके तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर और डोंगरगढ़, इन टोटल 5 स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा चुका है। रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना बहुत समय से प्रस्तावित योजना और बहुत ही मच अवेटेड योजना आप इसे कह सकते हैं। रावघाट से कहाँ तक को जोड़ने के लिए, जगदलपुर तक को नई रेल लाइन परियोजना के तहत जोड़ने के लिए। रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना जो है कितनी किलोमीटर की होगी, तो 140 किलोमीटर की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। फिर कि सरकार इस पर कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है, तो 3513.11 करोड़ रुपए की राशि इस पर आएगी। यह निर्णय बस्तर अंचल के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना की मंजूरी से बस्तर अंचल में यात्रा, पर्यटन, व्यापार, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। यह रेल परियोजनाएं नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बस्तर एक ऐसा जगह जहाँ पर सब कुछ है, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, कला और संस्कृति और सबसे बड़ा चीज़ है पर्यटन। पूरे छत्तीसगढ़ में वह क्षेत्र जो पर्यटन के नाम से सबसे ज़्यादा समृद्ध है वह है बस्तर, और लेकिन फिर भी वह क्षेत्र जो अभी भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा दिखाई देता है वह है बस्तर ही। तो यह परियोजना जो है उसके पीछे का एक रीज़न आप इस कनेक्टिविटी को भी मान सकते हैं कि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बस्तर को पिछड़ेपन में कहीं ना कहीं एक रोल अदा करती है। तो उस कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए रावघाट जगदलपुर परियोजना, सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा इस परियोजना से वो है छत्तीसगढ़ का टूरिज़्म। छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे हिडन प्लेसेस जहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाए होंगे, जिनको आप सिर्फ कहानियों में सुनते होंगे या फिर रील्स में देखते होंगे, उन सभी तक आपको कनेक्टिविटी मिलेगी रेल लाइन के माध्यम से। और छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा इस कनेक्टिविटी से वो बस्तर के टूरिज़्म को बढ़ने से होगा, रावघाट रेल लाइन परियोजना, क्योंकि यह परियोजना से सीधे आप जगदलपुर तक कनेक्टिविटी सुविधाएं आपको मिल पाएगी। 140 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और 35.13 किलोमीटर की लागत है। वह सभी एरियाज जिनको आपने सिर्फ नाम में सुने होंगे, हांदावाड़ा जलप्रपात, झारालावा जलप्रपात, ढोलकल गणेश, उन सभी तक आप पहुंच पाएंगे इस रेल लाइन परियोजना से। काठेगुड़म किरंदुल रेल लाइन परियोजना, यह परियोजना जो है वो कोठागुडेम तेलंगाना में एक जगह है कोठागुडेम नाम की, वहाँ से लेकर किरंदुल छत्तीसगढ़ तक की रेल लाइन परियोजना है। यह परियोजना जो है लंबाई याद रखनी है, 160 किलोमीटर तक की लंबाई है इसकी। दूरस्थ आदिवासी और नक्सल प्रभावित जिलों में से होकर यह गुजरेगी, जैसे कि सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से यह होकर गुजरती है। जो भी अभी के डेट में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले बच गए, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, उन सभी से होकर यह परियोजना गुजरेगी और यह छत्तीसगढ़ के निचले राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तेलंगाना के एक जगह से, कोठागुडेम से। लंबाई याद रखनी है, 160 किलोमीटर की लंबाई इसकी होने वाली है। नेक्स्ट है गोंदिया डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना। गोंदिया डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना में अक्टूबर 2025 में इसकी स्वीकृति हुई है। चौथी रेल लाइन, मतलब सेम रोड पर कोई चौथी रेल लाइन, 84 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के माध्यम से यह कनेक्टिविटी शामिल होगी। लागत 2223 करोड़
2223 करोड़ की लागत इसमें रखी गई है। 5 वर्षों में लगभग 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो गोंदिया से लेकर कहाँ तक का? डोंगरगढ़ तक की रेल लाइन परियोजना। 2-3 परियोजनाएं हमने देख ली, जिसमें से पहली परियोजना ये थी हमारी रावघाट से लेकर जगदलपुर रेल लाइन परियोजना। दूसरी परियोजना ये थी काठेगुड़म से लेकर किरंदुल रेल लाइन परियोजना। तीसरी परियोजना थी गोंदिया से लेकर डोंगरगढ़ की रेल लाइन परियोजना। ये आप इसमें मैप के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, वहाँ पर गोंदिया और डोंगरगढ़ के मध्य जो है रेल लाइन परियोजना नई स्वीकृति चौथी रेल लाइन जो है शुरू की जाएगी। चौथी परियोजना हमारी, यह भी इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मध्य छत्तीसगढ़ को, और मध्य छत्तीसगढ़ में भी स्पेशली नया रायपुर, एक नया राजधानी, एक नए सेंटर को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। कहाँ से लेकर? खरसिया से लेकर परमालकसा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? खरसिया परमालकसा रेल लाइन परियोजना। छत्तीसगढ़ के खरसिया, नया रायपुर और परमालकसा के बीच 5वीं और 6वीं लाइन को जोड़ना है। लागत कितनी है? 8,741 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। लंबाई कितनी है? 278 किलोमीटर की लंबाई इसकी होगी, और टारगेट है कि अगले 5 वर्षों में इस प्रोजेक्ट को भी क्या कर सके? कंप्लीट हम कर सके। 8,741 करोड़ की लागत किसके लिए? खरसिया नया रायपुर, खरसिया से नया रायपुर से फिर परमालकसा परियोजना। लंबाई कितनी? 278 किलोमीटर की लंबाई और 8,741 करोड़ की लागत। 278 किलोमीटर की लंबाई और 8,741 करोड़ की लागत से यह बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो खरसिया रायगढ़ से लेकर फिर बलौदा बाजार से नया रायपुर, और नया रायपुर से फिर परमालकसा। ठीक है, परमालकसा का लोकेशन याद रखिएगा, राजनांदगांव और दुर्ग के बीच में एक स्टेशन बनाया जाएगा परमालकसा। तो कहाँ से कहाँ तक? रायगढ़ के खरसिया से लेकर नया रायपुर होते हुए कहाँ? परमालकसा तक एक नई रेल लाइन परियोजना। चलिए, इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यह नया रायपुर को एक नई कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग। अब ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है वह बना हुआ है रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम के नए नेशनल हाईवे पर। 2.79 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ट्विन डबल ट्यूब टनल बनाई गई है, मतलब हाईवे है और उसी हाईवे पे जो है टनल बनाया गया है। रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा इकोनॉमिक कॉरिडोर, नेशनल हाईवे नंबर 130 CD, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेशनल हाईवे नंबर 130 CD पर यह बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। 2,789 किलोमीटर रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे, नेशनल हाईवे नंबर ये 130 होगा। 130 राज्य की पहली राजमार्ग डबल ट्यूब सुरंग, जो कि कहाँ से कहाँ के बीच में बनी है? कनेक्टिविटी है कांकेर से लेकर कोंडागांव। यह याद रखेंगे कि टनल जो है किनको जोड़ती है? कांकेर और कोंडागांव को जोड़ती है। छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग कितनी लंबाई है? 2.79 किलोमीटर की लंबाई है, जिसका निर्माण NHAI के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा महज 12 महीनों में जो है इसका कार्य पूरा किया गया। यह टनल रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे नेशनल हाईवे नंबर 130 CD का एक हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को सुगम बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, 2.79 किलोमीटर टनल की लंबाई, और दूसरा इसकी कनेक्टिविटी कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं? कांकेर से लेकर कोंडागांव। और यह पूरा प्रोजेक्ट जो है कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे की। ठीक है, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है नया, यह उसका पार्ट है, और उसी पार्ट में बीच में एक जगह टनल बनाया गया है जो कांकेर और कोंडागांव के बीच में बना है, 2.79 किलोमीटर का। छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग टनल का निर्माण केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि राज्य के आर्थिक आत्मनिर्भरता के तहत दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आने वाले समय में राज्य का पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मजबूत करेगी। NHAI के द्वारा महज 12 महीनों में जो है इस टनल को बनाकर तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के विकास इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी। देश का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन। AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब नए रायपुर को एक और टारगेट, अभी तक हमने देखा कि नए रायपुर में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनने वाला है। फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो है
नया रायपुर में एक विधानसभा भी बनने वाला है, विधानसभा बन गया है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के सेक्टर पे ये कुछ नया प्रोजेक्ट जहाँ पर एआई के रूप में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंटर के रूप में स्थापित करने का प्रयास नया रायपुर को किया जा रहा है। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उसे भी आपको नया रायपुर के रूप में याद रखना है, और एआई सेक्टर के रूप में भी आपको नया रायपुर को याद रखना है कि नया रायपुर को क्या बनाया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाया जा रहा है। किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? एआई के रिगार्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। अब नया रायपुर अटल नगर में SEZ, किसका SEZ? तो एआई आधारित, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एआई पर बेस्ड होगा। रैक बैंक एक कंपनी है, रैक बैंक, उसके द्वारा जो है इसमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1000 करोड़ का जो है निवेश किया जाएगा। 1000 करोड़ का निवेश रैक बैंक कंपनी के द्वारा होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर डेटा से जुड़ी हुई तकनीक के विकास और संचालन के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। रैक बैंक डेटा स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है 1000 करोड़ का निवेश इसमें किया जाएगा। नया रायपुर में बनेगा देश का पहला एआई आर्टिफिशियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर से इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों? क्योंकि यह पूरे भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब कि उस एरिया में सिर्फ उसी क्षेत्र से संबंधित कार्य या गतिविधियों को प्राथमिकताएं दी जाएगी, उन्हें सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाएगी। तो याद रखना है कि एआई पर बेस्ड SEZ जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? नया रायपुर अटल नगर में जो है बनाया जाएगा। रैक बैंक कंपनी के द्वारा 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट पर किया जाएगा। भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट, फिर से छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट फिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? नया रायपुर अटल नगर पर। पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 1143 करोड़ का निवेश इस प्रोजेक्ट पे किया जा रहा है। 5G और 6G तकनीक के लिए गैलियम नाइट्रेट सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण होगा। उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल और LED सोल पैनल, सेलर और स्विच आधारित गतिविधियों में जो है इसकी उपयोगिता होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी है, मतलब कि इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 1143 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट, लोकेशन क्या है? नया रायपुर में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट जो किस पर बेस्ड है? गैलियम नाइट्रेट पर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर बनाएगी। कंपनी के द्वारा, कौन सी कंपनी? पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा 1143 करोड़ का यहाँ पर निवेश होगा। चिप्स बनाने का काम करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स का। चलिए नेक्स्ट, एस्पार फार्मास्यूटिकल इकाई, एस्पार के द्वारा फार्मास्यूटिकल इकाई का स्थापना होगी नया रायपुर अटल नगर में। मेक इन छत्तीसगढ़ अभियान का हिस्सा है। बजट 2025-26 में नया रायपुर में फार्मास्यूटिकल हब स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। बजट 2025-26 में नए रायपुर में क्या बनाने की घोषणा हुई थी? फार्मास्यूटिकल हब बनाने की स्थापना हुई थी और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए एस्पार फार्मास्यूटिकल इकाई नए रायपुर में जो है बनाई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक, देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय नए रायपुर में खुलेगा। देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय, देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय की स्थापना जो है PPP मॉडल पर, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर की जा चुकी है। अब जमीनी रजिस्ट्री ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कम समय में कार्यवाही की जाएगी। नए रायपुर में देश का पहला स्मार्ट कार्यालय, पंजीयन जो होगा अब सघन, सरल और सुविधाजनक होगा। PPP मॉडल पर आधारित पर इसका परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट की व्यवस्था, विकास के जन कल्याण की दिशा में अग्रसर छत्तीसगढ़, पूरे देश के लिए मॉडल बनकर उभरा है छत्तीसगढ़। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय, पंजीकरण के लिए एक डिजिटल कार्यालय जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्री जो है वो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से किया जाएगा। देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय। फिर कुछ रैंडम एक टॉपिक्स है कि जिसमें 4445 करोड़ की लागत से 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी।
जिसका लक्ष्य रखा गया है। लोकेशन आपको याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसमें से 2 जो है राजनांदगांव में है और 2 जो है नया रायपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यह बनाया जाएगा ग्राम पटेवा में, राजनांदगांव में ग्राम पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ग्राम पटेवा। दूसरा जो है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, और यह है ग्राम विजयतला, और यह भी कहाँ है, राजनांदगांव में। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर, ग्राम पटेवा में, और स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है कहाँ पर, ग्राम विजयतला में, कहाँ पर, डोंगरगढ़ में। फिर रायपुर में, नया रायपुर में 2 प्रोजेक्ट, फर्नीचर क्लस्टर नया रायपुर में और रेडीमेड गारमेंट। तो फर्नीचर क्लस्टर और रेडीमेड गारमेंट, यह 2 चीज़ें कहाँ पर, नया रायपुर में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर, राजनांदगांव में। याद रखेंगे पूरे सभी प्रोजेक्ट को मिलाकर टोटल बजट कितना रखा गया है, 445 करोड़ की लागत से 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क, क्या बोला गया है, 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क, ये इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है तीरथगढ़ में बनेगा पहला ग्लास ब्रिज। तीरथगढ़ में स्थित मुनगा बहार नदी पर कांगेर घाटी। अब यह सब कुछ तो आप पहले से जानते ही होंगे, बस ये याद रखिए कि पुणे की कोई टीम है जो इसे बनाने वाली है। विशेषता क्या है, तो लाला जगदलपुरी ने इसे मूंगा जलप्रपात कहा था। तीरथगढ़ के बारे में आप पहले से सब कुछ जानते होंगे, बस आप ये जान लीजिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर बस एक ग्लास ब्रिज नया बनने वाला है। कुनकुरी में बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर, कुनकुरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है बनाया जाएगा। एथलेटिक्स ट्रैक, पवेलियन, बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी खो खो के मैदान, आधुनिक स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जंपिंग गेम, यह सभी इन सारी चीज़ों को शामिल करते हुए एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, अत्याधुनिक तरीके से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है कुनकुरी में बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है यहीं तक था हमारा, और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सभी प्रोजेक्ट जो 2025 में चर्चा में रहे हैं उन सभी प्रोजेक्ट को हम शामिल करने का प्रयास है। इनके अलावा ऐसी जुड़ी हुई और भी कुछ चीज़ें जहां पर कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो उसे फिर से किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए इसी वीडियो के साथ। करंट अफेयर की सीरीज़ में पहले हम पूरे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को 1 डे 1 टॉपिक के साथ समाप्त करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक ही हमारा टारगेट रहेगा। थैंक यू सो मच।